मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका पेपर होने वाला है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कोर्स कॉन्सेप्ट्स। तो उससे संबंधित मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं, बस एक थोड़ी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वाला वीडियो बचा हुआ है, वो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसके लिए क्या करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देख जाना, इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये पीडीएफ चाहिए, लास्ट टाइम रिवीजन वाली पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लेना। नहीं मिले तो कमेंट कर देना नीचे ऑप्शन में, मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। साथ के साथ अगर आपको और कोई अगर प्रोडक्ट खरीदना, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदारी करना चाहते हो तो सबसे शानदार सेल चल रही है, और उसका लिंक यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मैंने दिया है। कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना हो पढ़ाई से संबंधित, मोबाइल फ़ोन खरीदना हो, ईयरफोन या जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो, सबसे सस्ती दरों में आपको मिल जाएगा। सारी सुविधा मेरे द्वारा दी जा रही है, बस आप क्या करो, आप तो चुपचाप पढ़ाई करते रहो और यूनिवर्सिटी चैंपियन को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब तो करते हो नहीं आप सब लोग। पॉलिटिकल साइंस का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राजनीतिक विज्ञान का शब्द का अर्थ क्या है, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करना। सीधी सीधी बात है, राजनीतिक से संबंधित मानववाद पे, मानव के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा समानता, स्वतंत्रता, न्याय के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई ना कि आदमी ने समानता मिली नहीं मिली, स्वतंत्रता मिली नहीं मिली, इंसान के द्वारा राजनीति कैसे प्रभावित करती है उसके जीवन को, उस सारी चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित करके अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विषय क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विषय क्या आपके सामने, राज्य और सरकार। तो राजनीतिक विज्ञान है, उसमें दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला किसका, जो राज्य होती है उसका, और दूसरा किसका, सरकार का। मतलब राज्य कौन होता है, राज्य पूरा देश होता है वो, और सरकार उसको चलाती है वो। साथ के साथ इसमें प्रजा के द्वारा किए गए क्रियाओं को भी अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। जो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां जो फैसले लेती हैं, जो नीतियों को निर्माण करती है, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक, उसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक अध्ययन के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक विज्ञान को किसने राज्य का विज्ञान कहा है, तो गार्नर ने, जो गार्नर है उसके द्वारा क्या कहा है, क्या कहा, राजनीति को राज्य का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगले वाला कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक शब्द कहाँ से आया है, तो राजनीतिक विज्ञान है उसका शब्द कहाँ से है, ग्रीक भाषा से आपको राजनीतिक विज्ञान है उसका शब्द जो शब्दावली है वो देखने को मिलती है। अगला क्या है, राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या आपके सामने, राज्य और समाज को सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करना। मतलब राज्य में जो जो क्रियाएं की जाती हैं, राज्य के द्वारा जो प्रजा के हित के लिए कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान के मुख्य उद्देश्यों में जाना जाता है। अगला क्या है, राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप किस रूप में माना जाता है, तो राजनीति का स्वरूप कैसे है, वैज्ञानिक ढंग से अपन अध्ययन भी करते हैं इसका, और कलात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है। तो किस प्रकार का स्वरूप है, विज्ञान और कला दोनों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। विज्ञान के रूप में इसको क्या किया जाता है, जनता के द्वारा किए गए क्रियाओं को, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का, और जो आपके सामने जो जनता है वो समाज, न्याय, जाति, लिंग, भेद, इनके आधार पे जो भेदभाव होता है उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इन सब चीज़ों का राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और कला क्षेत्र क्या होती है भाई, राजनेता है वो अपने अपने उनके अंदर जो एबिलिटी होती है उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, जो जनता उसका जनता को लुभाते हैं और जनता उनका चुनाव करती है। राजनीतिक विज्ञान का स्कोप किन विषयों से जुड़ा हुआ है, तो राज्य, सरकार, शक्ति और अधिकार, तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ। मतलब कोई राज्य हो गई, सरकार हो गई, राज्य और सरकार के में जो नेता होते हैं उनको अधिकार मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, और उनका वो किस तरीके से उपयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र किस पे आधारित होते हैं, तो आपके सामने जो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र किस पे आधारित होते हैं, समाज और राज्य होते हैं उन पे परस्पर निर्भरता देखने को मिलती है। मतलब समाजशास्त्र में किसकी बात की जाती है, जो समाज में लोग होते हैं उनके द्वारा जो जो क्रियाएं की जाती हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है भाई, राजनीतिक पेड़ पौधे तो करते नहीं है, कौन करते हैं, जो लोग होते हैं वो करते हैं, फिर समाज में जो व्यक्ति रहते हैं वो करते हैं। तो यही है, समाजशास्त्र है वो राजनीतिक विज्ञान से क्या होता है, आपस में डिपेंड करता है, इसलिए समाज और राज्य की परस्पर निर्भरता देखने को मिलती है। अगले वाला है, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है, तो आपको पता है भाई, राजनीति चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती है,
सरकार के द्वारा जो नीतियों का निर्माण की जाती है उसमें भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो नीतियाँ किसके पैसे से बनती है? जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से बनती है। तो क्या होता है, जो अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन किया जाता है कि सरकार के द्वारा जो नीतियाँ लागू की गई उसके जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो इसीलिए क्या, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र वो आपस में क्या रहते हैं, संसाधनों के लिए नीतियों के रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। संसाधन क्या हो गए, जो जनता कर के रूप में टैक्स देती है नेताओं को या सरकार को, वो संसाधन हो गए, और जो सरकार नीतियाँ बनाती है उस पर जो जितना पैसा संसाधन खर्च होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला क्या पॉइंट है, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में क्या समानता है? तो अतीत के राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन करना, मतलब इतिहास में आपके सामने जो राजनीतिक संस्थान हैं उनके द्वारा क्या किया गया, मतलब पहले के राजा महाराजाओं किस प्रकार से राज्य चलाया करते थे, आज के समय उनका क्या महत्व है या नहीं उन नीतियों का, या आज के समय में क्या महत्व है, इतिहास में किसी देश ने क्या गलतियाँ की, उस गलतियों से भी अपन सीख सकते हैं, या पुराने समय में हमारे द्वारा कोई गलती की गई उन सब गलतियों से सीख कर, ताकि हम भविष्य में नहीं दोहरा सकें, इसके लिए ये संबंध आपको देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, राजनीतिक विज्ञान की मुख्य पद्धति कौन सी है? तो राजनीतिक विज्ञान की सबसे मुख्य पद्धति कौन सी है? ऐतिहासिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने वीडियो 1 घंटे का वीडियो डाल रखा है, जाकर देख सकते हो सारा का सारा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं। तो राजनीतिक विज्ञान की मुख्य पद्धति कौन सी है? ऐतिहासिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, व्यवहारिक अध्ययन किस पद्धति पर निर्भर करता है? तो व्यवहारिक अध्ययन है वो किस पद्धति पर निर्भर करता है? आपका प्रायोगिक जो अध्ययन होता है उस पर निर्भर करता है। तो व्यवहारिक अध्ययन आपको किस पे डिपेंड करेगा, मतलब लोगों के व्यवहार पर जो राजनीति है वो किस पे निर्भर करती है? लोगों के व्यवहार पे। अब चाहे राजनीतिक दल वो कितना अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा लास्ट टाइम में एक ऐसी गलती हो गई, इस वजह से उनके क्या होगा, जनता उनको लगा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो क्या हो गया, जनता का मूड बदल गया। ऐसे नहीं कहा जाता एग्जिट पोलों में कि जनता के मूड में देखने को जा रहा है बदलाव, तो वही क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? प्रयोगात्मक अध्ययन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंकड़ों की बात होती है, सर्वेक्षण की बात होती है, और जो आपके जीएसटी वगैरह कलेक्शन कितना हुआ, जीडीपी कैसी चल रही है, बेरोजगारी दर कितनी है, ये सब चीज़ें जहाँ पर करती हैं, जहाँ पर राजनीति को वैज्ञानिक ढंग से समझा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रायोगिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या संबंध है? तो मानव के व्यवहार का जो सिद्धांत है, मतलब इंसान जो मानव है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है राजनीति में, जिससे राजनीति पूर्ण रूप से प्रभावित होती है, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान पे प्रभाव पड़ता है। भाई एक बात सोचो, चाहे आदमी का कितनों भी एक ही बात करो, विकास की, लास्ट टाइम में वोट की का आधार पर दिया है, जाति का, धर्म का आधार पर। तो यही है, इसलिए पार्टियां क्या करती हैं, जाति और धर्म का ध्यान रखती हैं जब सीट आवंटित करती हैं तब। तो इसी क्या कहा जाता है, मानव के जो अध्ययन होता है, व्यवहार का अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान को समझ सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध किस चीज़ से है? संस्कृति और समाज से। तो जिस प्रकार का समाज होगा, जिस जातियाँ, धर्म विभाजन जो देखने को मिलता है रंग के आधार पे, जातियों के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे, उसी आधार पे क्या हो जाता है, और वो किसके आधार पे करते हैं? अपन मनोविज्ञान में इन सब चीज़ों को समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो राजनीतिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? सामाजिक कल्याण करना, मतलब जो जनता है उसका क्या हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए, ऐसे लोकतंत्र का निर्माण किया जाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नीतियाँ हैं वो सफलतापूर्ण लागू हो सकें। यूनिट नंबर 2 की बात करें अपन, आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत के 3 दृष्टिकोण कौन से हैं? तो राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन करने के 3 दृष्टिकोण हैं, मानकात्मक, ऐतिहासिक और प्रायोगिक। कौन से 3 दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं? मानकात्मक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और प्रायोगिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। बेवरिज्म का उदय कब हुआ? तो बेवरिज्म का उदय कब होता है? 20वीं शताब्दी के अंदर 1950 में। कब होता है? 1950 में आपके सामने बेवरिज्म है उसका उदय है वो देखने को मिलता है। अगला क्या है? पोस्ट बेवरिज्म, उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डेविड स्टर्न है उसके द्वारा दिया गया था। रट लो, पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, आए गए प्रश्न डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया था। राज्य के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो संप्रभुता, सोवरेनिटी, मतलब सोवरेनिटी क्या होती है? सभी लोग मिलजुल कर रहें। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, है ना, महिला पुरुष के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, बोली के आधार पे। लेकिन फिर भी क्या है, जब बात आती है भारत देश की तो हम क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अभी बालाकोट हमला हुआ था, सारा भारत एक साथ खड़ा था,
चाहे कितनी भी विविधता हो हमारे बीच में। तो यही है हमारे क्या होती है, हमारे राज्यों की प्रमुखता, क्या हम संप्रभुता के साथ एक साथ खड़े हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसके किसके द्वारा है? राज्य की उत्पत्ति से। तो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के 3 प्रमुख विचारक कौन से हैं? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत उसके 3 प्रमुख विचारक कौन से हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। तो कौन कौन है? हॉब्स के द्वारा नियम दिए गए हैं, लॉक्स के द्वारा नियम दिए गए हैं और रूसो के द्वारा नियम दिए गए हैं। तो आपके सामने जो सामाजिक सुविधा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। अगला क्या है? आदर्शवादी राज्य सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? प्लूटो को क्या माना जाता है? आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। तो कौन है इसमें आपके सामने? प्लूटो, उसको माना जाता है आदर्शवादी राज्य का संरक्षक। अगले वाला पॉइंट है, उदारवादी राज्य किस पर आधारित होता है? उदारवादी राज्य कौन सा होता है? जिसमें सारी जनता उसका कल्याण देखने को मिले, हर व्यक्ति है वो खुशहाल रहे, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय सब कुछ उसको मिले, उसी को क्या कहा जाता है? उदारवादी राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होती है? हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो मिलती है, मतलब हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, न्याय मिलेगा, हर व्यक्ति है वो समाज में खुशहाल रहेगा। अमीर है, चाहे अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सरकार गरीब व्यक्तियों को क्या करेगी? आपको सामान्य स्तर तक लाएगी और अमीर व्यक्तियों को, और अमीर व्यक्ति हैं उन पर टैक्स लगाकर उनको समाज में नीतियों में अप्लाई करेगी। मार्क्सवाद राज्य किसका उपकरण है? तो मार्क्सवाद ने का सिद्धांत क्या कहलाता है? वर्ग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि भाई अगर कोई फैक्ट्री के अंदर मालिक है, वो अपने मजदूरों को बार बार मतलब उनसे इतना कार्य करवाएगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। उस मुनाफे का वो क्या करेगा? उस मुनाफे को वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, और इसी से कौन सा सिद्धांत निकलता है? पूंजीवाद है वो निकलता है। और जो कार्ल मार्क्स है वो पूंजीवाद के खिलाफ थे। वो क्या कहते थे? मजदूरों को एक जगह होकर हमें क्रांति करनी चाहिए ताकि जो पूंजीवाद है उसके खिलाफ हम खड़े हो सकें। तो मार्क्सवाद ने किसने की बात करता है? वर्ग संघर्ष सिद्धांत की बात करता है। अगला क्या है? उपनिवेशोत्तर राज्य सिद्धांत किसको चुनौती देता है? तो उपनिवेशवाद का जो राज्य सिद्धांत है वो किसको चुनौती देता है? पश्चिम मॉडल को। जो आपके सामने जो पश्चिमी सिद्धांत है उसको चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता के द्वारा शासन। तो जो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, शास्त्रीय लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो शास्त्रीय लोकतंत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एथेस है, एथेस के द्वारा शास्त्रीय लोकतंत्र उसका सिद्धांत दिया गया है। अगला पॉइंट है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र किस पे आधारित होता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र किस चीज़ पे आधारित होता है? निर्वाचित प्रतिनिधित्व पे आधारित होता है, मतलब चुनी हुई सरकार होती है उस चीज़ पर आधारित होता है आपके सामने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व क्या हो गए? आप अपने एमएलए, एमपी, विधायक और या आपके सामने सांसद, इनको चुनकर भेजते हो ना, वो संसद में बैठते हैं, आपके लिए नीतियाँ बनाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जनता के द्वारा लोगों को चुनाव किया जाता है और वही क्या करते हैं? जनता के फैसले तय करते हैं। अगले वाला पॉइंट है, सहभागिता लोकतंत्र में किस पर दिया गया है? तो प्रत्यक्ष भागीदारी पर, मतलब हर व्यक्ति है उसको भागीदारी देखने को मिलती है समाज के अंदर। अगले वाला पॉइंट है, विमर्शात्मक लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? विमर्श क्या होती है? आपस में बातचीत करना, संवाद करना या चर्चा के बारे में क्या जाना जाता है? विमर्शनात्मक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने अपन देखेंगे यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्ति। स्वतंत्रता क्या होती है? आपके सामने जो बंधन होता है उससे आपको मुक्ति देखने को मिलती है। अगला क्या है? स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताइए। तो स्वतंत्रता के 2 प्रकार कौन से होते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? जहाँ पे स्वतंत्रता के साथ आपको समानता भी मिले, मतलब अब आपको क्या कर रहे हो? आप कोई सरकारी योजना में भाग लेने जा रहे हो, सरकारी, आप कॉलेज का उदाहरण लो, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो, तो आपके माता पिता ने क्या की? आपको घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन आप कॉलेज में गए, वहाँ पर आपको क्या कहा कि आप तो ना, लड़कों की इस कॉलेज में तो सीट नहीं है, सिर्फ लड़कियों की सीट मिलेगी, या ऐसे समझ लो कि लड़कियों के लिए इस कॉलेज में सीट नहीं है, सिर्फ लड़कों की मिलेगी। तो वो स्वतंत्रता आपके कोई काम आई? क्यों? क्योंकि वहाँ पर समानता नहीं थी। अगर वहाँ पर लड़की और लड़के दोनों के लिए सीट होती तो क्या हो जाता? आपको सीट मिल जाती, आपका एडमिशन
हो जाता। समझ में आ गया? बहुत छोटा उदाहरण है लेकिन समझ लेना। समझ में आ गया? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी? अगर जहाँ पर स्वतंत्रता तो दे दी लेकिन आपको समानता नहीं है। जैसे कॉलेज में आपके सामने एक उदाहरण में मैंने आपको समझाया था ना कि आपको क्या है, वहाँ पर उस कॉलेज में जो महिलाओं के लिए सीट नहीं है या पुरुषों के लिए सीट नहीं है, तब उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ समानता के साथ स्वतंत्रता नहीं होती उसको नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। समानता के मूल उद्देश्य क्या होते हैं? समानता के मूल उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों को अवसर की समानता मिले। मतलब हर व्यक्ति है उसको क्या मिले? अवसर की समानता मिलती रहे। हर व्यक्ति है वो जैसे सरकारी नौकरी में मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपको स्वतंत्रता मिले। सरकार कोई भी नीतियों का निर्माण करे तो उसमें जाति, लिंग, भेद, है ना, धर्म को साइड में रखकर अपनी नीतियों का निर्माण करे जिससे हर व्यक्ति है उसका जन कल्याण हो सके। अगला क्या? समानता के कितने प्रकार होते हैं? तो समानता के 4 प्रकार होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विधिक। अच्छे से समझाऊंगा। एक व्यक्ति है समाज के अंदर, है ना, तो समाज में एक व्यक्ति है, अब वो क्या है, उसको ऐसे करे कि भाई तू तो छोटी जाति का है तो हमारे बीच में नहीं बैठ सकता, तो क्या हो गई उसकी सामाजिक रूप से उसके बीच में समानता नहीं है। फिर क्या है? राजनीतिक रूप से। अब राजनीतिक रूप से क्या है कि किसी को कह दिया कि तेरे पास तो ना पैसे नहीं है, तू तो गरीब है, इसलिए तो क्या कर सकता है, तू राजनीति में भाग नहीं ले सकता है, तू इस धर्म से नहीं है इसलिए भाग नहीं ले सकता है, तू तेरे पास क्या है, तू इस जाति से इसलिए भाग नहीं ले सकता। इसलिए क्या हो गई? राजनीतिक रूप से आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। या फिर स्त्री या पुरुषों को राजनीति में नहीं आने दिया जाए, तो ये भी क्या? राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। अगला कौन सा रूप होता है? आर्थिक रूप। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी इस वजह से आपको क्या कर रहा है? समानता नहीं दिखाई दे रही है। विधि क्या होती है? कानून में। अब क्या, एक पैसे वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया, पैसे भर के उसने क्या, एक गरीब व्यक्ति था उसको घर को हड़प लिया और पैसे देकर उसने जज को भी बहला फुसला कर क्या कर दिया, उसके खिलाफ फैसला दिलवा दिया। तो यहाँ पर कौन सी न्याय नहीं मिला? यहाँ पे विधिक रूप से आपको समानता नहीं मिली है। अधिकार किसे कहते हैं? राज्य द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार। मतलब राज्य है जो भी जनता के विकास के लिए कार्य करती है उसको क्या कहा जाता है? अधिकार के नाम से जाना जाता है। अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है? तो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? परस्पर, मतलब समानार्थी रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अगले वाला पॉइंट क्या है? मानव अधिकार क्या होता है? तो मानव अधिकार कौन से होते हैं? ऐसे अधिकार जो हमें जन्मजात रूप से मिलते हैं। मानव अधिकार क्या होते हैं? भाई हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, राजनीतिक रूप से भाग लेने की, है ना, जितने भी मौलिक अधिकार हैं ना वो आपके मानव अधिकारों में से जाने जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों को आप जब उपयोग करो तो सामने वाला व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चलता है, किसी से पूछा गया आपके मौलिक अधिकार की सीमा क्या है, तो किसी ने क्या कहा, मेरे नाक है ना, मेरे नाक तक उसकी सीमा है। मतलब मेरा नाक अगर किसी दूसरे व्यक्ति के टच हो गया तो उसका मौलिक अधिकार क्या हो गया? हनन हो रहा है। अगले वाला पॉइंट है, न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानता और निष्पक्षता। तो न्याय क्या होती है? सभी लोगों को समान रूप से निष्पक्ष, समानता के साथ और निष्पक्षता के साथ क्या मिले आपके सामने? सभी लोगों को न्याय मिल सके। मतलब कोई आदमी अगर गलत कार्य कर रहे हो तो सजा मिले, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजनीतिक रूप से कितना शक्तिशाली हो, चाहे समाज में कितना भी कोई सा भी सियासत हो, उन्हें क्या है, समानता और न्याय मिले। सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य होता है? तो समाज में जो न्याय देखने को मिलता है उसका क्या लक्ष्य होता है? शोषण का उन्मूलन। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका शोषण हो रहा है, उससे उसको छुटकारा मिल सके, उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने? आर्थिक न्याय किस पर बल देता है? तो आर्थिक न्याय आपके सामने किस पर बल देता है? समान आर्थिक अवसर पे। मतलब हर व्यक्ति है उसको समान रूप से पैसे कमाने का अधिकार मिले। सरकार जो आपके सामने डीपीएसपी है ना, राज्य नीति निर्देश तंत्र, उसमें सरकार यही कहती है कि सभी लोगों को अवसर की समानता मिले, रोजगार सरकार प्रोवाइड करवाने का कार्य करे। समझ में आ गया? शक्ति का अर्थ क्या होता है? दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता। मतलब आपके पास क्या है, अब आप शक्ति का अर्थ क्या है? जैसे आप राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, तो अब राजनीतिक रूप से अगर आपके पास शक्ति, तो आप क्या करोगे? आप अपने गांव में सारे लोगों पर प्रभुत्व रखोगे। भाई आप अगर आपने कोई बात की तो सभी लोगों को माननी पड़ेगी। तो यही होता है, शक्ति का अर्थ क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। जहाँ आया भी नहीं समझ में, कॉलेज में कोई अच्छो छोरा था कॉलेज में, वो क्या कोई नहीं डरा दे, क्यों? क्योंकि जानकारी है ना,
और शारीरिक रूप से भी मजबूत है। तो यही है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अब वो कोई बात कर देना कि सब का सब डर जाए हूँ। प्राधिकरण अथॉरिटी किसे कहा जाता है? तो अथॉरिटी क्या होती है? वेद शक्तियाँ। समझ में आ गया आपको? जो शक्तियाँ सरकार के द्वारा दी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? वेद शक्तियों के अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप नौकरी लगे तो आपको उस पद पे निर्णय लेने की शक्तियाँ होंगी। थारा प्रिंसिपल सर ने कॉलेज चलाने को अधिकार है ना, तो भाई के वेद शक्तियों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है? शक्ति और प्राधिकरण में क्या अंतर है? शक्ति और प्राधिकरण में क्या अंतर है? मतलब तो में क्या वेदता को, तो शक्ति तो कोई आदमी मान लो कोई 2 नंबर को धंधो करे उकन भी शक्ति तो उसका है, और जो थारा कॉलेज का प्रिंसिपल सर है उनकन भी शक्ति है। लेकिन फर्क क्या है? वो 2 नंबर को काम करे उनका देव पकड़ के नार दफोज ली जाओ की थारा प्रिंसिपल सर ने थोड़ी कर सकें अगर बस सही काम कर रहे हैं तो, है ना। काम तो वो भी कर रहे हैं, काम थारा प्रिंसिपल सर भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? उनकन वेद शक्ति है, सरकार के द्वारा दे रही है लीगल शक्ति है, और उकन क्या है? इलीगल है। समानता और स्वतंत्रता में कैसा संबंध होता है? तो मैंने आपको बता दिया, समानता होगी तभी स्वतंत्रता मिलेगी, और स्वतंत्रता होगी तभी समानता काम आएगी। तो दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। न्याय के सबसे सर्वप्रथम प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो प्लूटो को न्याय का सर्वप्रथम प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला क्या है? लेजिटिमेसी का क्या अर्थ होता है? तो लेजिटिमेसी क्या होती है? आपके सामने वैधता। तो क्या होती है? सत्ता की स्वीकृति। तो सत्ता के द्वारा जो स्वीकृति दी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? सत्ता की वैधता के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? उदारवाद। लिबरलेशन का मूल आधार क्या होता है? तो उदारवाद लिबरलाइजेशन का मूल आधार क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब हर व्यक्ति को आपके सामने स्वतंत्रता मिले, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने उदारवाद के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या? मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत क्या है? तो जो मार्क्सवादी लोग होते हैं उनके द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया है। कौन सा सिद्धांत दिया गया है? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत दिया गया है। मैंने बता दिया था ना आपके सामने 2 संघर्ष होते हैं, शोषित वर्ग और शोषण वर्ग। तो शोषण वर्ग क्या करता है? शोषित वर्ग को शोषण करता रहता है ना। जो आपके सामने मालिक होता है हमेशा मजदूरों से क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों कमा लें। नारीवादी का लक्ष्य क्या होता है? लैंगिक समानता। मतलब इस स्त्री व पुरुष के बीच में कोई भी प्रकार का भेदभाव आपको नहीं देखने को मिले, उसी को क्या कहा जाता है? नारीवादी के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है? संसदीय प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होता है? तो जो संसदीय प्रणाली होती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? ब्रिटेन है। हमारी भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ली गई है। तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन है, वो भारतीय संसदीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। अब मैं दोनों में समझाऊंगा आपको। अब अमेरिका में थे, कदे भी सुनो तो अमेरिका को प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, यही तो सुना करो ना थे, है ना। और इंडिया में कौन सुनो? भारत को प्रधानमंत्री कौन है, भारत को प्रधानमंत्री करो, भारत को प्रधानमंत्री करो, भारत को प्रधानमंत्री करो। समझ में आ गई ना तारा यह चीज़, है ना। तो क्या है? उठे अमेरिका में तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत और ब्रिटेन में आपका सामने कौन शक्तिशाली है? प्रधानमंत्री। क्यों? जनता जिन शक्ति देना, जिन कार्यपालिका पर विधायपालिका पर जिनको नियंत्रण हो वो ही क्या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो अमेरिका में विधायपालिका और कार्यपालिका पर कौन नियंत्रण कराए? राष्ट्रपति। और भारत में कौन कराए? प्रधानमंत्री। तो अमेरिका और ब्रिटेन और भारत में आपके सामने कौन से? प्रधानमंत्री प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, और राष्ट्रपति प्रणाली कहाँ है? अमेरिका में देखने को मिलती है। संघीय प्रणाली के मूल तत्व क्या होते हैं आपके सामने? संघीय प्रणाली के मूल तत्व है शक्तियों का विभाजन होना। मतलब संघ के बीच में आपके सामने जो शक्तियां हैं उसका विभाजन देखने को मिलता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? संघीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या है? एकात्मक प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो एकात्मक प्रणाली किस पर आधारित है? केंद्रीकरण पे आपके सामने आधारित होती है। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली देखने को मिलती है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है? संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली व प्रवर्तीय के साथ वाली प्रणाली देखने को मिलती है। मतलब भारत में कौन सी प्रणाली है? संघीय व एकात्मक। मतलब संघ क्या होता है? जहाँ पर राज्य है वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक होती हैं, उसको केंद्र की बातें माननी पड़ती हैं। साथ के साथ राज्य अपने स्वतंत्र फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते कोई देश से, है ना। एकात्मक क्या? हम एक रहते हैं, ये इस तरीके से याद कर लो। कार्यप्रणाली का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यप्रणाली क्या होती है? जो संसद होती है उसको विधायपालिका होती है, जो नीतियों का, जो संसद के द्वारा बनाए गए कार्यों का जो क्रियान्वयन करते हैं। सरकारी नौकरी जो भी हो ना, बस सारी कार्यपालिका में आई है। तो उसका जो प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री है, उसको प्रमुख माना जाता है। क्यों? क्योंकि वही नीतियाँ बनाते हैं और उनको क्रियान्वयन का कार्य कौन करती है? आपके सामने
जो कार्यपालिका वो उनको क्रियान्वयन करने का कार्य करती है। विधायिका का कार्य क्या होता है? तो विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने का कार्य होता है। विधायपालिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने का कार्य आपको देखने को मिलता है विधायपालिका का। अगले वाला प्रश्न है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? न्याय प्रदान करना। तो न्यायपालिका क्या करेगी? आपके सामने लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। अगला क्या है? प्रतिनिधित्व के अर्थ क्या होता है? तो प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है आपके सामने? जनता की इच्छाओं को परिलक्षित करना, मतलब जनता की जो जो इच्छाएं हैं उनको आगे बढ़ चढ़कर जनता के सामने रखना, उसको क्या कर जाता है? प्रतिनिधित्व के सामने रखा जाता है। जहाँ थे एमएलए एमपी चुनो बाकी कहेगा भाई थारे सांसद में क्या की कमी है, थारे विधायक है वो थारे सड़क को कमी चल रही है, पानी की कमी, उनकी बात कठे रखोगो आपका सामने जो विधायक के तो में रखोगो, विधानसभा में रखोगो, नए संसद में रखोगो, तो ऊपर क्या होगो? सरकार उन पर ध्यान देगी, नीति को निर्माण करियो जाको। तो जनता की इच्छाएं होती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिनिधित्व करने वाले। द्विसदन विधायिका का उदाहरण क्या है? भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या द्विसदनी होते हैं। तो भारत में क्या दिखता है आपके सामने? राज्यसभा लोकसभा है, ये द्विसदन होते हैं। और तीसरा भाग कौन होता है? राष्ट्रपति है, वो तीसरा भाग होता है। उदारवाद का प्रवर्तक कौन था? तो जॉन लॉक है, उनको उदारवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मैंने आपको